फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी की बुक में दोस्तों पॉलिटी सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। पॉलिटी सब्जेक्ट में देखेंगे दोस्तों 7th क्लास की पॉलिटी, जिसमें हम देखेंगे अध्याय नंबर 6 यानी चैप्टर नंबर 6 देखेंगे दोस्तों पॉलिटी सब्जेक्ट में। जो हम चैप्टर नंबर 6 लेकर के आए हैं दोस्तों पॉलिटी सब्जेक्ट का, उसमें हम देखेंगे संचार माध्यम। तो दोस्तों जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली सभी इमेजों में दोस्तों कुछ न कुछ ऐसी दिखाई दे रही है दोस्तों जो संचार यानी कि मीडिया से जुड़ी हुई चीज़ें हैं दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो बहुत से टेलीविज़न हैं, यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो एक संचार का माध्यम जहाँ पर एक आदमी दोस्तों गिटार बजा रहा है, उसके सामने बहुत से लोग खड़े होकर सुन रहे हैं। और नीचे देखो दोस्तों, ये भी जो महिला बात कर रही है ये भी संचार से जुड़ा हुआ। और यहाँ पे देखिए रेडियो का प्रसारण चल रहा है दोस्तों। तो ये सभी दोस्तों संचार से जुड़े हुए माध्यम हैं और ये हमारे संचार के माध्यम होते हैं। तो आज हम दोस्तों जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे पॉलिटी सब्जेक्ट के जो 6 चैप्टर नंबर है वो 7th क्लास की बुक है दोस्तों। तो इसमें हम संचार से जुड़ी हुई सभी चीज़ों को देखेंगे। इसमें देखेंगे दोस्तों संचार का माध्यम क्या है और संचार को हम लोग किस तरीके से समझेंगे दोस्तों, इसको भी जानेंगे इसी चैप्टर में। और संचार माध्यम की तकनीकों के बारे में जानेंगे, संचार माध्यम और उसमें जो धन व्यय होता है दोस्तों उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि संचार का जो माध्यम होता है इसमें बहुत धन व्यय होता है दोस्तों, बहुत धन की ज़रूरत पड़ती है, इसको भी देखेंगे। और संचार में दोस्तों लोकतंत्र में भी संचार का भी बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। साथ ही साथ देखेंगे हम कि जो संचार होता है दोस्तों इसका कुछ ना कुछ एजेंडा होता है। बिना एजेंडे को संचार को हम यानी संचार माध्यम को हम नहीं आगे बढ़ा सकते। जैसा कि आप देखते होंगे टीवी पर न्यूज़ देखते होंगे या कोई भी आप स्टोरी देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हैं, तो उसका कुछ एजेंडा होता है दोस्तों। बिना एजेंडे के वो सीरियल, वो पिक्चर या वो न्यूज़ नहीं चलता दोस्तों। वो एजेंडे पर आधारित होता है और उस एजेंडे की जो उसका एजेंडा होता है उसी पर लोग जो है आकर्षित होकर के उसे ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं संचार माध्यम। तो जैसा कि आप जानते हो मैं एनसीईआरटी की बुक को दोस्तों लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं और ये जो सीरीज़ चला रहा हूं ये उन दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सीटेट या स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट से संचार माध्यमों को समझना। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो जैसे कि टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन है। तो देखो दोस्तों जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न भी हमारा एक संचार का माध्यम है। और टेलीविज़न जो बहुत पुराने समय से अरसे से चला आ रहा है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा संचार माध्यम होता है। रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है, प्राय आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं, क्या आप इंटरनेट पर सफरिंग करते हैं, आपको इसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है। तो देखो दोस्तों संचार माध्यम हमारा टेलीविज़न आता है, रेडियो आता है और अखबार पत्रिकाएं जो आते हैं दोस्तों ये भी हमारे संचार माध्यम के एक माध्यम है। और साथ ही साथ देख रहे हो जो इंटरनेट, आज इंटरनेट का जाल पूरी दुनिया में बिखरा हुआ दोस्तों, ये सबसे बड़ा संचार माध्यम आप कह सकते हो। क्या आप उस एक शब्द को जानते हो जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखो दोस्तों इन सभी के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, मीडिया। तो मीडिया के बारे में आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि मीडिया सभी चीज़ों को जो है दोस्तों एक साथ दिखाता है, एक साथ आपको बता सकता है। और एक साथ मीडिया के माध्यम से एक ही चीज़ों को लाखों लोग, करोड़ों लोग एक साथ देख सकते हैं और जान सकते हैं दोस्तों। तो ये मीडिया जो प्लेटफॉर्म होता है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इन सब चीज़ों को जो एक शब्दों में अगर हम कहें जैसे रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, इंटरनेट, इन सभी को अगर एक शब्दों में हम व्यक्त करें दोस्तों तो उसे कहते हैं मीडिया। इस पार्ट में आप मीडिया यानी संचार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि कैसे काम करता है, यानी कि मीडिया जो हमारा दोस्तों यह संचार माध्यम कैसे काम करता है और हमारे प्रतिदिन के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। और क्या आप किसी ऐसी चीज़ को याद कर सकते हो जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखा हो। बिल्कुल दोस्तों, आप प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रतिवर्ष कुछ न कुछ सीखते हैं दोस्तों संचार के माध्यम से। और संचार के माध्यम से बहुत कुछ चीज़ें हम प्रतिदिन जानते हैं। और जैसे आप देखते हो न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो चलो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्थानीय मेले की जो दुकान होती है यानी ठेले की दुकान, स्थानीय मेले की दुकान से लेकर के टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं इन सबको संचार का माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। तो देखो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्थानीय मेले की दुकान से लेकर के, तो मेले की दुकान उसको क्यों मीडिया कहा जा सकता है दोस्तों। उसका कारण यही है कि उस जो दुकान है दोस्तों, उस दुकान में कई जगहों से लोग, कई घरों से
कई क्षेत्रों से उस दुकान पर सामान लेने के लोग आते हैं और एक टीवी पर चलने वाले न्यूज़ चैनल को दोस्तों या किसी भी सीरियल को चलने वाले बहुत से लोग देखते हैं। तो दोनों चीज़ें दोस्तों एक जैसी हैं लगभग, क्योंकि एक दुकान पर बहुत से लोग आते हैं और एक टीवी सीरियल को बहुत से लोग देखते हैं। इसलिए हम मेले की दुकान से लेकर के टीवी के इस कार्यक्रम तक को सभी को आप जो है क्या कह सकते हो दोस्तों, आप संचार का माध्यम मान सकते हो। संचार कहा जा सकता है, मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिसके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो देखो दोस्तों, जो मीडिया है, मीडिया के माध्यम से हम दोस्तों अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, यानी कि अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को हम सुनते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आपने देखा होगा, जैसे कोई नेता होता है, कोई अभिनेता होता है, जब वो अपनी स्पीच देता है, भाषण देता है या पिक्चर में आप डायलॉग सुनते हो तो हम उसके बातों को सुन रहे होते हैं। और कभी ऐसा होता है कि जब आम आदमी, आम जनता जब किसी अपने बात को अपने जो नेता होते हैं दोस्तों उन तक पहुंचानी होती है, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी होती है, तो वो जब दोस्तों धरना प्रदर्शन करते हैं, रैली करते हैं, तो वहाँ पर बहुत से न्यूज़ वाले आते हैं और उनके माध्यम से वो बात वहाँ तक पहुँचती है। ये दोस्तों आदान प्रदान का बहुत बड़ा माध्यम होता है। मीडियम का अर्थ माध्यम होता है दोस्तों, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है। इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर के टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को रेडियो कहा जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के एक ऐसे रूप है जिसकी पहुंच लाखों लोगों तक है। देखो दोस्तों, जो टीवी है, रेडियो है, अखबार पेपर है, इन सभी के माध्यमों से जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है। बिल्कुल दोस्तों, ये दुनिया के बहुत से लोग हैं ऐसे जो एक साथ एक ही अखबार को, एक न्यूज़ चैनल को, एक सीरियल को देखते हैं दोस्तों। तो इन्हीं के माध्यम से हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इन सब की पहुंच दोस्तों लाखों लोगों तक होती है, देश और विदेश के जन समूहों तक होती है। इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहा जाता है। देखो दोस्तों, इसे मास मीडिया कहा जाता है क्योंकि एक साथ इनकी पहुंच बहुत से लोगों तक होती है और बहुत से लोगों तक होने की वजह से इसे मास मीडिया के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं संचार माध्यम और तकनीकी। तो संचार माध्यम और तकनीकी में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं दोस्तों, इसको भी देखते हैं। आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा। बिल्कुल दोस्तों, आज आप देखते होंगे कि जो एक इंटरनेट माध्यम है, जो मोबाइल है, मोबाइल हर किसी के पास है और उसमें इंटरनेट पैक सबके पास होता है। अगर ये किसी के पास नहीं हो तो वो अपने आप को कितना अकेला महसूस करता है दोस्तों। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट की विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुई है। तो बिल्कुल दोस्तों, जो टीवी का जो इतना बड़ा संचार बढ़ा हुआ है, जाल बिछ गया, इंटरनेट का जो इतना बड़ा जाल बिछ गया, वो बहुत साल पहले नहीं हुआ करता था इतना ज़्यादा, जो आज एक व्यापक रूप में देखा जाता है। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आप पिछले कुछ साल की तुलना करो या अपने परिवार में बैठ करके किसी बुजुर्ग से पूछो कि क्या 15 से 20 साल पहले मोबाइल सबके पास हुआ करता था, टीवी हर घर में हुआ करती थी, इंटरनेट सबके पास हुआ करता था दोस्तों या नहीं। तो जब उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, सभी घरों में टीवी नहीं हुआ करता था, लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। उस समय के जीवन में, रहन सहन में और अब के रहन सहन में कितने सारे बदलाव आ चुके हैं दोस्तों। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आप भी जानते होंगे, एक साथ जो अखबार होते हैं, टेलीविज़न होते हैं, रेडियो होते हैं, इन सब की पहुंच, इन सब के जो वॉइस होते हैं, इन सब के जो आउटपुट होते हैं दोस्तों, एक साथ बहुत से लोगों तक पहुँच होते हैं क्योंकि इसमें भी एक विशेष प्रकार की तकनीकी होती है और उस तकनीक से एक साथ एक ही समय में बहुत से लोग इससे संबंधित जो जुड़ी जानकारी होती है प्राप्त कर सकते हैं। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यमों के रूप से और टीवी तथा रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, जो आपके विचार से ये पूछ रहा है कि आपके अनुसार जो समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम
क्यों कहा जाता है। आगे पढ़ने पर आपको यह पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीकी से संबंधित है। देखो दोस्तों, ये तकनीकी से संबंधित होने की वजह से इसे क्या कहा जा रहा है, छपे हुए माध्यम कहा जाता है इसे। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीकी किस प्रकार बदली और आज भी बदलती रही है। तो देखो दोस्तों, पिछले कई दशकों से समय समय पर जैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ती है, तकनीकी जैसे जैसे नई आती रहती है, वैसे सब कुछ बदलता रहता है दोस्तों। तो क्या आज के 10 साल पहले आपके पास इंटरनेट की सुविधा थी? बिल्कुल नहीं हुआ करती। तो दोस्तों, अगर थी भी तो बहुत कम लोगों के पास ये हुआ करता था। मोबाइल हर घर में नहीं हुआ करता था, और टेलीविज़न जो था दोस्तों, टीवी हर घर में नहीं हुआ करता था। लेकिन आज देखो तो सभी घर में आपको टीवी मिलेगा, मोबाइल सबके पास मिलेगा, इंटरनेट सभी के पास मिलेगा दोस्तों, लगभग सबके पास मिल जाता है। तो ये एक बदलता हुआ माध्यम है दोस्तों, और जिस तरीके से समय बदल रहा है उसी तरीके से तकनीक भी बदलती जा रही है, और तकनीक के साथ साथ सब कुछ बदलता जा रहा है दोस्तों। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों में अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिली है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो आज जो तकनीक बदलने की वजह से दोस्तों मोबाइल की पहुंच हर किसी तक है, और उस इंटरनेट हर किसी के पास है, और उससे हर व्यक्ति एक दूसरे से आसानी से जुड़ सकता है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है। लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए, आज हमारे टेलीविज़न में बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। देखो दोस्तों, जो आज का टेलीविज़न है उसमें बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है, यानी कि आप बिना टेलीविज़न के आप नहीं रह सकते, ऐसा कहना है इनका। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर हम टेलीविज़न को हटा दें, अगर मोबाइल को वहाँ पर ला के रखें, तो क्या आप मोबाइल के बिना रह सकते हो? दोस्तों, रह तो सकते हो, लेकिन ऐसा लगेगा कि जैसे आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपके पास मोबाइल नहीं हो तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि उसके बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज तथा एक सदस्य समझते हैं, यानी कि टेलीविज़न के कारण। तो देखो, जो आपका सोशल मीडिया है, यानी जो टेलीविज़न है, संचार माध्यम है, उसी के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं, और समझते भी हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल की विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं। तो देखो दोस्तों, जो दूर दूर की न्यूज़ मुझे मिलती है, खबर मिलती है, या आप कह सकते हो सीरियल देखते हो, जहाँ तक हर जगह तक आपकी पहुंच हो जाती है, आप ना पहुंचते हुए भी वहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हो, वो सब दोस्तों ये सैटेलाइट के माध्यम से, जो ये टीवी दूर संचार के लिए यानी कि टेलीविज़न के लिए जो केबल लगाए गए, उन सब के माध्यमों से दोस्तों हम दूर दूर तक की सूचनाएं आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इसके कारण हम संचार के अन्य भागों से समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के होते हैं। तो देखो दोस्तों, जो कार्टून आप टीवी पर देखते हो वो दूसरे देश के होते हैं, अमेरिका और जापान जैसे देशों के कार्टून होते हैं, लेकिन उस कार्टूनों को हम देखने के लिए हम अपने घरों में ही रहते हैं, हमें अपने घरों से कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। आप अपने घरों में बैठे बैठे उन कार्टूनों को देख लेते हैं। तो उसका माध्यम दोस्तों यही है, वो संचार के माध्यम से हमें दूर दूर की चीज़ें, दूसरे देश की चीज़ें हम अपने घर में बैठे बैठे देख लेते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू कश्मीर में बैठे एक अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। देखो दोस्तों, जो अमेरिका में एक फ्लोरिडा तूफान आता है, समुद्री तूफान आता है, उसके बारे में भी हम अपने घर में ही बैठे बैठे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये संचार माध्यम का एक अनोखा तकनीक है दोस्तों, कि जो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, और संचार के माध्यम से हम इन सब चीज़ों को जान पाते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया दोस्तों। तो टेलीविज़न की वजह से हम एक दूसरे के पास आ गए, एक दूसरे से जुड़ गए, और एक दूसरे को आसानी से एक दूसरे देश की जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर बात करें तो ये बहुत पुरानी टाइपराइटर मशीन है दोस्तों। कब की है दोस्तों? आप देखो 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने में पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। तो देखो दोस्तों, उसके पहले जब इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर नहीं होंगे तो कितना समय लगता होगा किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए। लेकिन जब ये टाइपराइटर, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आई तो दोस्तों उस समय बहुत बदलाव हो गया होगा, क्योंकि एक समय में जो कम छपाई होती रही होगी और किसी भी चीज़ को छापने के लिए अधिक समय लगता था, उसको छापने में अब कम समय और
कम खर्च होता होगा दोस्तों, और एक कम समय में अधिक चीज़ें छापी जा सकती हैं। आगे देखते हैं संचार माध्यम और धन के बारे में दोस्तों। तो जो संचार का माध्यम है उसमें दोस्तों आप जानते हो कि धन की खर्च बहुत होती है, अधिक धन लगता है संचार को किसी भी चीज़ को प्रकाशित करने के लिए। आप भी देखते हो कि जब आप टीवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हो, क्रिकेट मैच देखते हो या कोई भी प्ले देखते हो आप टीवी पर, तो दोस्तों उसमें बीच बीच में आपको एडवर्टाइजमेंट भी देखने को बहुत मिलता है। उसका कारण यही है कि उसमें बहुत से खर्चे लगते हैं। ये खर्च निकालने के लिए टीवी वाले दोस्तों उसमें एडवर्टाइज ऐड कर देते हैं, क्योंकि उनसे भी इनकी कमाई होती है। तो ये जो कुछ भी टेलीविज़न पे सीरियल आता है सब कुछ पैसे कमाने के लिए होता है दोस्तों। ये पैसे से जुड़ी हुई सारी चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे संचार माध्यम और धन। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली होती हैं, बिल्कुल खर्चीली होती है दोस्तों। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचार वाचक बैठते हैं, उसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्डर कवर करने वाले यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि, इन सभी का मूल्य बहुत अधिक होता है। तो बिल्कुल दोस्तों आज के न्यूज़ में आप जब देखते हो तो वहाँ पर आपको कभी कभी बैकग्राउंड में दिख जाता है मुझे कि कितनी सारी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, कितने आपको देखते हो टीवी लगी हुई दिखाई देती हैं, कितने लोग काम करते दिखते हैं। तो इन सभी चीज़ों में दोस्तों बहुत से खर्च आते हैं, और अब तो और हाईटेक हो रहा है, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी। ये सब चीज़ें दोस्तों दिन प्रतिदिन बदलाव आ रहा है और उसमें खर्चे प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सब ये इसलिए दोस्तों ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही खर्चीले होते हैं, क्योंकि लोगों को सैलरी भी देनी पड़ती है, और जो अधिक तकनीक बढ़ाने के लिए नए नए उपकरण भी लाने पड़ते हैं। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इनमें वे लोग सम्मिलित होते हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, तो बिल्कुल दोस्तों मैं भी आपको जैसे बता रहा था कि जो स्टूडियो होता है, स्टूडियो में जितने लोग होते हैं उनको सैलरी देना होता है, अन्य तकनीक की चीज़ें होती हैं उसमें भी बहुत सारे खर्च आते हैं, इसलिए यहाँ पर ये बहुत ही खर्चीला होता है। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीकी जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। देखो दोस्तों यहाँ पे सीधे सीधे बताया जा रहा है इन सभी के कारण, यानी जो भी आप काम करते हो टीवी सीरियल के काम के लिए, या आप कह सकते हो न्यूज़ के लिए, या आप पिक्चर की शूटिंग के लिए, तो उसमें दोस्तों अधिक से अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है और धन बहुत लगता है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारी प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। तो देखो दोस्तों ये व्यापारिक प्रतिष्ठान के भाग होते हैं, इसी वजह से ये आसानी से ये काम कर पाते हैं, क्योंकि इसमें अधिक पैसे की खर्च की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों एक इमेज है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसके सामने कुछ टीवी जैसे कुछ यंत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में देखते हैं। यह यंत्र टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे जॉन एल वर्ड, इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंडस्ट्री के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। तो देखो दोस्तों ये जॉन एल वर्ड है, जिन्होंने दोस्तों एक नई क्रांति लाई थी उस समय टेलीविज़न यानी जनसंचार के क्षेत्र में। दोस्तों आगे देखते हैं, जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों क्योंकि अधिक धन लग रहा है तो धन कमाने के बारे में सोचेंगे। ऐसा तरीका उनके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं दोस्तों विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन इत्यादि का विज्ञापन करके दोस्तों ये लोग धन कमाते हैं। आपने भी देखा होगा जब आप न्यूज़ देखते हो, कोई खेल देखते हो, क्रिकेट हो गया या मूवी आती है, तो उस समय बीच बीच में दोस्तों आपको बहुत सारे विज्ञापन देखने को मिल जाते हैं, और इनमें से एक दो विज्ञापन आपको ज़रूर देखने को मिल जाते होंगे। और ये विज्ञापन से दोस्तों इन लोगों को यानी कि टेलीविज़न वालों को पैसे मिलते हैं और यहीं से उनकी अधिक कमाई होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार यही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह आप प्रायः बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं। जैसा कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, विज्ञापन की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर के विज्ञापित वस्तु को खरीदेंगे। देखो दोस्तों जो विज्ञापन किया जाता है आप टीवी में, पेपर में या कहीं भी,
वो विज्ञापन इसीलिए किया जाता है कि आप उसके बारे में अवेयर हो और वो आपको बार बार बताना चाहता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा होता है, इसको आप खरीदो। और बार बार विज्ञापन आने से आपके सामने वही चित्र दिखाई देता रहता है और इस आशय के साथ किया जाता है कि जब भी आप मार्केट में सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो उस समय आप उसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे जिसका विज्ञापन आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, ये एक ऑफिस है। यहाँ पर काम करने वाले कितने सारे लोग हैं दोस्तों, बहुत से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो कितने सारे LED टीवी लगी हुई हैं और कितने सारे यहाँ पे कंप्यूटर रखे हुए हैं दोस्तों। तो इन सभी लोगों, आप ये समझ लीजिए कि ये एक जहाँ पर न्यूज प्रसारण होता है दोस्तों, उसका ऑफिस है। तो आप समझ सकते हो कि इतने सारे लोग, इन सभी लोगों को सैलरी की ज़रूरत पड़ती है। इतने सारे कंप्यूटर रख के इसके खर्चे, LED लगी दोस्तों, इसके खर्चे, सब चीज़ों के खर्चे आते हैं। तो ये एक बहुत खर्चीला होता है। इन सब की सैलरी देने के लिए, सभी खर्चे निकालने के लिए दोस्तों ये सब ऐड करते हैं और वहीं से ये पैसे इकट्ठे करते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 रुपये से 1 लाख रुपए तक के बीच पड़ता है। देखो दोस्तों, जो 10 सेकंड का विज्ञापन आता है तो 10 सेकंड के विज्ञापन के लिए 1000 रुपये से 1 लाख रुपए तक की पैसे देने पड़ते हैं और उन्हें इतने पैसे मिलते हैं दोस्तों। अब ये डिपेंड करता है कि वो टीवी सीरियल या जो भी आप देख रहे हो वो कितना लोकप्रिय है, कितने लोग देखते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसकी देखने वालों की संख्या कितनी है दोस्तों, उसकी रेटिंग कितनी है। आगे दोस्तों देखते हैं संचार माध्यम और लोकतंत्र। तो संचार माध्यम में लोकतंत्र का क्या रोल है दोस्तों, इसको भी देखते हैं। इसमें लोकतंत्र में देश और संचार के बारे में समाचार देने और उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। देखो दोस्तों, जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश में जो संचार माध्यम होता है उनका बहुत ही रोल होता है। वो जो समाचार वाले होते हैं दोस्तों, या आप कह सकते हो कोई भी न्यूज़ चैनल हो, वो खुल करके अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। कुछ भी वो जो भी उनको बताना होता है दोस्तों, वो स्वतंत्र होकर के वहाँ पर बताते हैं। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार का काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार होगा, लोकतांत्रिक देश में जो संचार माध्यम यानी समाचार चैनल जो भी होंगे दोस्तों, वो सरकार के अच्छी चीज़ों के बारे में, बुरी चीज़ों के बारे में, दोनों प्रकार की चीज़ों को खुल करके दिखा सकते हैं और खुल करके बता सकते हैं दोस्तों। और उसी के आधार पर लोग जो है दोस्तों उन पर कार्रवाई कर सकते हैं और उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर वही लिखा गया है कि यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं सरकार के विरुद्ध। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिख करके सार्वजनिक विरोध कर करके आयोजित हस्ताक्षर यानी सार्वजनिक विरोध आयोजित हस्ताक्षर करके और हस्ताक्षर अभियान आदि चला करके सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये समाचार जो पत्र और समाचार जो चैनल जो होते हैं, जो भी संचार माध्यम होते हैं, उन सब के माध्यम से लोग कितनी सारी चीज़ों को जान सकते हैं और उन तक कितनी सारी चीज़ों की पहुंच हो जाती है एक साथ दोस्तों। अगर ये चीज़ नहीं होता तो शायद सभी चीज़ों की जानकारी होना एक साथ सभी लोगों को मुश्किल था। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, जो संचार का माध्यम है ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है दोस्तों, और इसी को देखते हुए जो जानकारी जो है दोस्तों एक संतुलित होनी चाहिए, यानी कि अच्छी और सही स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के दो भिन्न भिन्न रूपों को पढ़कर समझें कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। यहाँ पर देखो दोस्तों, दो न्यूज़पेपर की कटिंग है। हम दोनों न्यूज़पेपर के कटिंग में जो भी कंटेंट दिए हुए हैं उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि दोनों न्यूज़पेपर में जो तथ्य दिए गए हैं कितनी सच्चाई है, एक न्यूज़पेपर का निष्कर्ष क्या निकलता है और दूसरे में क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों। तो देखते हैं दोनों पे। सबसे पहले इसके देखते हैं, प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने पर
वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो एक कंपनी है उससे प्रदूषण फैल रहा है और इसी के कंपनी वाले जो है यहाँ विरोध कर रहे हैं और उस वजह से चक्का जाम यानी यातायात रुक गया। दोस्तों, कारखाने के मालिक और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया है। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय पर अपने काम पर नहीं पहुँच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में ले लिया, परंतु विरोधियों को काफ़ी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयां गैर कानूनी है। इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। शहर में गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में व्यवस्थित हो जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। तो देखो दोस्तों, इस पहले पेपर के कटिंग से पहले न्यूज़ से ये निष्कर्ष निकलता है कि एक कंपनी है जिस कंपनी को सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप इस कंपनी को बंद करके दूसरी जगह पर कंपनी खोलो, क्योंकि शहर में बहुत प्रदूषण हो रहे हैं, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। इस वजह से दोस्तों कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी और मालिक विरोध कर रहे हैं और उनके विरोधों की वजह से दोस्तों सड़क पर जाम लग गया है और वहीं पर तो कंपनी वाले दोस्तों विरोध कर रहे हैं और शहर के लोग इस सरकार के उठाए गए कदम से खुश हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब कंपनी बंद होगी तो प्रदूषण कम होगा और इससे शहर हमारा हरा भरा रहेगा और हम स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और अच्छा मतलब स्वच्छ प्रदूषण नहीं होगा दोस्तों और स्वच्छ वातावरण हमको मिलेगा। तो शहर के लोग जो हैं दोस्तों वो तो खुश हैं, लेकिन कंपनी में काम करने वाले लोग खुश नहीं है। तो देखो दोस्तों, इस पेपर से ये पता चलता है। अगर हम दूसरी जगह पढ़े दोस्तों, दूसरी कटिंग, तो कारखाने के बंद होने से घोर अशांति। इस न्यूज़पेपर से मुझे क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, तो एक ही काम के लिए दो अलग अलग पेपर हैं और दोनों ने अलग अलग तथ्य दे रहे हैं दोस्तों। दोनों में दी गई जानकारी से जो निष्कर्ष निकलता है, दोनों की जानकारी अलग निकलता है। एक तो उसके पक्ष में होगा, दूसरे विपक्ष में होगा दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे, कारखानों के बंद होने से घोर अशांति, यानी कि शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखाने का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि उनसे उनकी रोजी रोटी छीनी जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता रहा, यानी कि नगर निगम उन्हें लगातार लाइसेंस देता रहा कि आप अपने कारखाने को यहाँ पर लगा सकते हो। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थान के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में एक दिन बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा कि सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थान के लिए बहुत कार्य किए, यानी कि कंपनी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के शिफ्ट करने के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत कार्य भी किए, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रहे हैं वहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। तो देखो दोस्तों, दोनों पेपरों के कटिंग से, दोनों समाचार पत्रों को पढ़ने से ये निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पर जो काम हो रहा है, पहले पेपर की कटिंग में जो निष्कर्ष निकलता है, वहाँ पे शहर के लोग तो दोस्तों बहुत खुश हैं, वहाँ के कंपनी के लोग विरोध कर रहे हैं और शहर के लोग कह रहे हैं हमें शुद्ध वातावरण मिलेगा। लेकिन यहीं पे दूसरे पेपर की कटिंग वाली जो बात आ रही है दोस्तों, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर ये कंपनियाँ बंद होती हैं तो वो लोग कहाँ जाएंगे जो वहाँ पे काम करते हैं, और वो लोग भूखे रहेंगे और उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। तो देखो दोस्तों, दोनों पेपर अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, लेकिन एक जो है पेपर के पक्ष में है, जो कर्मचारी के फेवर में बात कर रहे हैं, और दूसरा पत्रकार जो है दोस्तों सरकार के फेवर में यानी शहर वालों के फेवर में बात कर रहा है। तो इस तरीके से जो पेपर यानी जो संचार माध्यम होता है वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं व्यक्तिगत पक्षपात भी करने लगता है। ऐसा भी आपको देखने को कई बार मिला होगा, जो ग्राउंड लेवल पे आप देखते होंगे आपके शहर में, आपके गांव में, और वहां पे भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो
विषय का एक ही पक्ष आप जान पाएंगे। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, अगर एक ही पेपर पढ़ते हैं तो सिर्फ आपको ये जानकारी मिलती, चाहे आपको ये समझ में आता कि जो कर्मचारी हैं उनकी नौकरी चली जाएगी, या फिर आपको जानकारी मिलती है कि शहर में प्रदूषण कम होगा और स्वस्थ वातावरण मिलेगा उन्हें। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती हैं। उनकी यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनके बुरी छवि अंकित करता दोस्तों। देखो दोस्तों, जैसे कि आप इसमें बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है कि अगर आप एक ही पेपर पढ़ते हो तो वो किसी एक चीज़ की एक ही की बात करता है और एक पक्ष की बात आप समझ पाते। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर दोनों पेपर जो है, दोनों पत्रकार अपनी अपनी बात रख रहे हैं और एक एक पक्ष की बात रख रहे हैं दोस्तों, ना कि दोनों पक्ष की, ना कि संतुलित बात रखी जा रही है। ऐसी भी बात आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों संचार माध्यम में। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल दोस्तों, ये उनके स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो पत्रकार होते हैं, जो न्यूज़ प्रकाशित करते हैं, उन पर बहुत प्रेशर होता है, बहुत दबाव होता है। इस चक्कर में दोस्तों सही चीज़ नहीं बता पाते, सही चीज़ नहीं लिख पाते। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे, यानी कि उस पर कोई किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किसी का ना हो। जो चाहें वो अपने मन मर्जी से लिख सकते हैं और वही वो लिखें जो सबके हित के लिए हो, सबके लिए समान हो। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे कि इसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिक के रूप में कार्रवाई करते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, जो जानकारी मुझे मिलती है उसी जानकारी के आधार पर जो भी कार्रवाई करनी होती है, जो आम जनता होती है आपस में चर्चा करती है, विचार विमर्श करती है, उसी संचार के माध्यम से आई जानकारी के आधार पर ही वो करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, ये जानकारी जो होती है, संचार माध्यम के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आगे देखते हैं। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। आप जगह जगह देखते हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं वो किसी सरकार की एक चैनल होता है, एक सरकार की बुराई करता है, दूसरा चैनल होता है दोस्तों उसी सरकार की बड़ाई करता है। तो संचार माध्यम जो है दोस्तों वो स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है, इसका मुख्य कारण दो हैं, जो कि यहाँ पर उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। इस वजह से यहाँ कहा जा रहा है कि ये संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है, ना कि इसका ये है कि दबाव में कहा जा रहा है। दोस्तों, संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है, यहाँ पर दबाव का कोई भूमिका नहीं है। यहाँ पर एक कुछ कानून बनाए गए हैं, उस कानून के दायरे में उन्हें रह करके काम करना होता है, इसलिए ये स्वतंत्र नहीं है। तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि सरकार का उन पर नियंत्रण है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत को किसी व्यक्तिगत को या जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर सकती है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? सेंसरशिप इसे कहा जाता है। यानी कि सरकार उसको देखेगी, समझेगी और सरकार बताएगी क्या इस चीज़ को पब्लिश किया जाना चाहिए पब्लिश या नहीं पब्लिश किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये देश हित में है तो इसे प्रकाशित करो, देश हित में नहीं है तो इसे सरकार रोक सकती है। तो ये दोस्तों इसे सेंसरशिप कहा जाता है। इस वजह से ये संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगा दिया था। सेंसर यानी दोस्तों रोक लगा दिया था कि आप कुछ चीज़ प्रकाशित नहीं कर सकते। इसमें सबसे बुरा हाल दोस्तों उस समय हुआ था 1975 से 77 तक। और इस समय दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत में
कांग्रेस की सरकार रही होगी 1975 से 77 के बीच, उस समय आपातकाल का समय था और आपातकाल लगा था उस समय 1975 से 77 तक सेंसर लगा दिया गया था। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो नियंत्रण सेंसर रखती ही है, लेकिन वह संचार माध्यमों को दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती। तो देखो दोस्तों, ये ऐसा आपने फिल्मों में देखा वो सुना होगा कई बार कि सेंसर बोर्ड द्वारा ये पार्ट हटा दिया गया, सेंसर बोर्ड द्वारा ये कहा गया कि आप इसको नहीं दिखा सकते हो। तो दोस्तों, ये सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो नियंत्रण रखती ही है, यानी कि फिल्मों पर विशेष रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों में से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती, यानी कि उस पर पूरी तरीके से इनकी पकड़ नहीं होती। वो सभी चीज़ों को मना नहीं कर सकते या सरकार उस पर रोक नहीं लगा सकती पूरी तरीके से। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि जो पत्रकार होते हैं, जो समाचार पत्र होते हैं, वो पूर्ण रूप से जो वो जानकारी होती है उस जानकारी को सही जानकारी नहीं देते हैं और नहीं दे पाते, चाहे उन पर दबाव हो या कुछ और कारण हो। इस वजह से सही जानकारी उनसे भी निकल करके नहीं आती। इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है, इस वजह से ऐसा दबाव बना रहता है। अब व्यापारिक प्रतिष्ठानों का मतलब दोस्तों, यहाँ पर उन्हें पैसे भी कमाना होता है, जैसा कि आपने अभी ऊपर पढ़ा था। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापन पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा होता है कि कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे विज्ञापन आपको टेलीविज़न पर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उसमें से कई सारे विज्ञापन ऐसे होते हैं दोस्तों जो स्वास्थ्य को हानि करते हैं, स्वास्थ्य को नुकसान करते हैं, लेकिन उसका भी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इन्हें पैसे कमाने होते हैं और पैसे कमाने के लिए उस विज्ञापन को मना नहीं करते और उस विज्ञापन को टेलीविज़न पर दिखाते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्हें पैसा कमाना होता है और ये पैसे लगाकर पैसा खर्च करके इतना सब कुछ दिखाते हैं, तो इसलिए ये उस विज्ञापन को मना नहीं करते दोस्तों। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थक बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। बिल्कुल आपने ये देखा होगा दोस्तों कि अगर उनका कोई खास मुद्दा होता है, जैसे आप कुछ सीरियल ले लीजिए या न्यूज़ चैनल ले लीजिए, तो उनका कुछ मुद्दा होता है और उस मुद्दे को लेकर के दोस्तों लोगों का समर्थन चाहते हैं ताकि जो है अधिक से अधिक लोग इसको पसंद करें और अधिक से अधिक लोग इसे देखें। आगे देखते हैं दोस्तों, मसौदा तय किया जाना, यानी कि इनका एजेंडा पहले से तय किया जाना होना चाहिए और ये पहले से भी एजेंडा इनका तय होता भी है। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है। यानी कि दोस्तों सब पहले ये किसी भी चीज़ को प्रकाशित करने से पहले ये तय कर लेते हैं क्या इस चीज़ को पब्लिश किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसको पब्लिश करने से पॉपुलैरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचारों में दिए जाने योग्य नहीं होंगे। तो देखो दोस्तों, जो छोटे कार्यक्रम होते हैं, छोटे मोटे कार्यक्रम जो होते हैं, न्यूज़ वाले उसको कवर नहीं करते हैं। अगर कवर भी करते हैं दोस्तों तो उसको दिखाते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको लोग देखेंगे नहीं, कम से कम लोग देखेंगे। इस वजह से ये उस चीज़ को कम दिखाते हैं। तो इनका फोकस होता है दोस्तों ऐसे चीज़ को दिखाया जाए जो ज़्यादा लोग पसंद करें और ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच बने और वो चीज़ हो जो लोगों को अच्छी लगे, उस चीज़ों को ज़्यादा दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया दोस्तों कि आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं हो।
तो ऐसा होता है कई बार कि जो स्कूल में कार्यक्रम होते हैं वो समाचारों में नहीं आते हैं और वो दिखाने योग्य नहीं होते, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता आपके ही स्कूल में आ जाता है, मुख्य अतिथि के रूप में आता है, तो दोस्तों वो खबर एक बड़ी खबर बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक पॉपुलर आदमी आ रहा है, पॉपुलर व्यक्ति आ रहा है और उसे कवर करने के लिए बहुत से न्यूज़ चैनल वाले आ जाते हैं। तो अगर वहाँ पे कोई प्रसिद्ध अभिनेता उनमें से मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यम की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने की हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उस मुद्दों की ओर आकर्षित करता है, हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने की मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जा सकता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करेगा। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा होता है। आपने भी देखा होगा कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसका पहले से कुछ न कुछ एजेंडा बना लेते हैं, और बिना एजेंडे के अगर हम कुछ काम करते हैं तो वो जो है दोस्तों उतना सफल नहीं हो पाता जो काम हम एक एजेंडे के साथ करते हैं। आगे देखते हैं, अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला, तो देखो दोस्तों यहाँ पर आप एक पेय पदार्थ देख रहे हैं जो वो कोल्ड ड्रिंक है दोस्तों, ये कोका कोला है दोस्तों। तो अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेय में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था, क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया था कि अगर आप इस पदार्थ को पीते हो तो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा देगा। इस वजह से ये जो है दोस्तों बहुत ही आकर्षित किया गया था लोगों द्वारा। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन उसके बाद देखो दोस्तों, न्यूज जो विज्ञापन होता है इसका विज्ञापन लगातार आपको देखने को मिल जाता है, इतनी सब जानकारी के बावजूद, क्योंकि टेलीविज़न वालों को पैसा कमाना होता है। इस वजह से ये लोग इसके विज्ञापन को मना नहीं करते। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की कि जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती हो तो हमारा ध्यान भी ना जाता। तो देखो दोस्तों, इस तरीके के जो न्यूज़ में उन्होंने पेश किया कि इसमें कीटनाशक तत्व जो है बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो है ये खतरनाक है। अगर ऐसे न्यूज़ वो नहीं लाते तो शायद ही लोगों का ध्यान उधर जाता। तो लोगों को आकर्षित करने के लिए, एक चटपटी न्यूज़ बनाने के लिए ये लोग दोस्तों ऐसे ऐसे न्यूज़ ढूंढ करके लाते हैं कि ताकि लोगों का ध्यान टेलीविज़न की तरफ या न्यूज़ की तरफ आकर्षित हो। तो इसी वजह से दोस्तों इस तरीके की न्यूज़ निकाल करके ये लोग लाए। आगे देखते हैं, इसमें कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं, क्योंकि इस तरीके की न्यूज़ नहीं आती जिससे लोग प्रभावित हों और लोगों तक ये नहीं पहुंच पाती और लोगों को आकर्षित नहीं कर पाती जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश के लिए बड़ी समस्या है। बिल्कुल दोस्तों, ये समस्याएं हर शहर में आपको देखने को मिल जाती है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। तो देखो दोस्तों, बिल्कुल ऐसी समस्या हर शहर में देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी ऐसे मुद्दे पर लोग बात करते हुए आपको बहुत कम मिलेंगे दोस्तों, और न्यूज़ वाले भी ऐसी बात बहुत कम ही करते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी पत्रकारों की मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया, पर किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो देखो दोस्तों, एक पत्रकार का कहना है कि एक ही दिन दो घटनाएं घट रही हैं। एक तो मुंबई में बहुत सी झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया, और दूसरी तरफ दोस्तों एक फैशन डिजाइनर अपने कपड़ों को जो है नए नए डिजाइन वाले कपड़ों को दिखाने के लिए फैशन शो करते हैं। तो दोस्तों मुंबई में गिराए गए झोपड़पट्टियाँ न्यूज़ में नहीं आती हैं, और जो फैशन डिजाइन शो चलता है वो न्यूज़ के मुख्य पृष्ठ पर आता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि उनको पता है कि जो
न्यूज़ हम चला रहे हैं यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग शो का, ये मुख्य पृष्ठ पर आ जाएगा और इसकी पब्लिसिटी मिलेगी। इस वजह से इस न्यूज़ को दोस्तों मुख्य न्यूज़ बना देते हैं और वहीं पर मुंबई में गिराए गए जो घर हैं, जो बस्तियाँ, झोपड़पट्टियाँ गिरा दी गई, उसको मुख्य जो है न्यूज़ नहीं बनाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में, प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सरकार के काम जो होते हैं, सरकार के बारे में हम जनसंचार के माध्यम से सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर लेते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यमों को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसा होता है कि कई बार सरकार जो है कुछ ऐसे न्यूज़ होते हैं जिसको चलाने पर रोक लगा देती है, या कुछ ऐसे व्यक्तिगत न्यूज़ चैनलों पर भी रोक लगा सकती है और लगाई भी है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? सेंसरशिप कहा जाता है। अगर किसी पर रोक लगता है या किसी न्यूज़ चैनल पर रोक लगता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी यानी सही जानकारी भी प्रायः पूर्ण होती है। तो देखो दोस्तों, पूर्ण जानकारी हम तक पहुँचे ये हम उम्मीद करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें पूर्ण जानकारी नहीं मिलती है और एक पक्षी हो सकती है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है और इसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों छोड़ दिया गया, ये सभी चीज़ों के प्रश्न भी होने चाहिए दोस्तों। यहाँ पर एक सामाजिक विज्ञापन के बारे में दिया गया दोस्तों। सामाजिक विज्ञापन सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं जिनमें समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। तो देखो दोस्तों, जो सभी समाज के लिए हितकारी होता है, जो बड़े संदेश प्रस्तुत करते हैं, वो सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यहाँ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत किया गया। तो देखो दोस्तों, ये जो विज्ञापन है ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं और ये रेलवे क्रॉसिंग पर लगाए हुए सामाजिक विज्ञापन हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हम एक चैप्टर और समाप्त किए। जो आज का चैप्टर था हमारा दोस्तों, पॉलिटी सब्जेक्ट 7th क्लास के 6th चैप्टर था दोस्तों। तो आज ये भी चैप्टर समाप्त कर लिए दोस्तों, संचार माध्यम। अब हम आपसे अगले चैप्टर में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।